हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर, आपका कोच मनोज त्रिपाठी आप सभी का एग्जाम कोच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका अपना फेवरेट ऑफिशियल ऐप, जहां पर आपको आपके एग्जाम के लिए सब कुछ सिस्टमेटिक मिल रहा है, जहां पर आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए मजबूती से प्रिपेयर हो रहे हैं। और आने वाला समय बस आपका है, ये समय आप अपने आप को दे दीजिए। इस समय में अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी करिए। फटाफट आप लोग मुझे बताइएगा कि आप सब लोगों को जो लास्ट में सब कुछ लास्ट के टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो सारे कुछ क्लियर है ना? ये सारे कुछ क्लियर हैं तो आप देख पा रहे हो कि आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? परमाणु संरचना रहने वाला है, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर रहने वाला है। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां से अभी प्रश्न नहीं बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। जब हम लोग बात करते हैं किसकी? एटॉमिक स्ट्रक्चर की, परमाणु संरचना की बात करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना की बात करते हैं, तो इसमें सबसे मेन पॉइंट आता है परमाणु। सबसे मेन पॉइंट क्या आता है? परमाणु आता है। आप पढ़ चुके हैं कि द्रव्य जो है, द्रव्य ये किससे बना हुआ है? ये द्रव्य जो है सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है। द्रव्य क्या है? ये सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है। 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 सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। क्लियर है? सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यहां पर आप देखिए कि ये जो सूक्ष्म कण है, इन्हीं को आप क्या कह देते हैं? इन्हीं को आप कह देते हैं परमाणु। इन्हीं को आप क्या कह देते हैं? परमाणु कह देते हैं। क्या कह देते हैं? परमाणु कह देते हैं। परमाणु कह देते हैं। क्लियर है? परमाणु कह देंगे आप। इंग्लिश में इन्हीं को क्या बोलते हैं? एटम्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एटम्स बोल देते हैं। एटम। एक नाम आता है ब्रिटिश साइंटिस्ट का नाम आता है, ब्रिटिश साइंटिस्ट का नाम आता है। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम क्या होता है? ब्रिटिश वैज्ञानिक जिनका नाम होता है क्या? जिनका नाम होता है डॉल्टन। ब्रिटिश वैज्ञानिक जिनका नाम क्या होता है? जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन साहब जो हैं ये क्या करते हैं? ये लगभग 1803 में एक परमाणु से संबंधित एक थ्योरी का, एक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या कहा जाता है? जिसको जिसको कहा जाता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जो ये ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डॉल्टन है, ये परमाणु से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, एक सिद्धांत देते हैं, और जिस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? जिस सिद्धांत को कहते हैं डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलते हैं? डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं, यानी कि डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत बोलते हैं। क्लियर है बच्चा? डॉल्टन का क्या बोलते हैं? इसको परमाणु सिद्धांत बोलते हैं। फटाफट बताइए, क्या इतनी बात क्लियर है? डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्लियर है? डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। डॉल्टन ने अपने इस सिद्धांत में क्या माना? डॉल्टन ने अपने सिद्धांत में क्या माना? डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जॉन डॉल्टन के द्वारा दिया गया डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, इस पे डॉल्टन ने क्या माना? डॉल्टन ने ये माना कि जो परमाणु है ये द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है, और इसी से मिलकर द्रव्य बना है, तो ये द्रव्य की क्या है? संरचनात्मक इकाई है। क्या माना? कि जो परमाणु है, परमाणु के बारे में सब कुछ बताया। किसके बारे में बताया? परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु जो है ये क्या है? परमाणु जो है ये द्रव्य की सूक्ष्मतम, यानी कि कह सकते हैं आप, परमाणु जो है द्रव्य की संरचनात्मक इकाई है। परमाणु जो है द्रव्य की क्या है? संरचनात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर है। संरचनात्मक इकाई है। द्रव्य की क्या है? संरचनात्मक इकाई है। दूसरी बात समझिएगा, संरचनात्मक इकाई है। दूसरी बात समझिएगा, दूसरी बात दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो परमाणु है उसके अंदर द्रव्य के सभी गुण, यानी कि द्रव्य के सभी गुणों का प्रदर्शन, द्रव्य के सभी रासायनिक गुण किसके अंदर निहित होते हैं? द्रव्य के सभी रासायनिक गुण, द्रव्य के सभी रासायनिक गुण
द्रव्य के सभी रासायनिक गुण कौन रखता है? यही एटम रखता है, यानी कि परमाणु रखता है। द्रव्य के सभी रासायनिक गुण कौन रखता है? यही एटम रखता है, यानी कि यही परमाणु रखता है। तीसरे पॉइंट पर आएंगे कि जो परमाणु है, ये परमाणु जो है ये क्या है? ये अविभाज्य एवं अविनाशी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, परमाणु जो है ये क्या है? अविभाज्य है। अविभाज्य एवं परमाणु जो है अविभाज्य एवं अविनाशी है। परमाणु जो है ये क्या है? अविभाज्य एवं अविनाशी है। परमाणु अविभाज्य एवं क्या है? अविनाशी है, यानी कि इन डिविजिबल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल है। इनडिविजिबल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल है, इसका मतलब कहने का क्या है कि इसे ना तो क्या किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही समाप्त किया जा सकता है। और अविभाज्य का मतलब है इसे और तोड़ा नहीं जा सकता, इससे छोटा कुछ और हो नहीं सकता है। तो डॉल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में परमाणु को क्या कहा कि ये द्रव्य की संरचनात्मक इकाई है और द्रव्य के सभी रासायनिक गुण किस में निहित होते हैं? परमाणु में निहित होते हैं। परमाणु को अविभाज्य एवं अविनाशी कहा। परमाणु को इन्होंने क्या कहा? अविभाज्य एवं अविनाशी कहा। परमाणु को इन्होंने क्या कहा? अविभाज्य एवं अविनाशी कहा। समझ पा रहे हैं? अविभाज्य एवं क्या कहा? अविनाशी कहा। तो इसका मतलब है कि परमाणु को आप आगे विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु को आप आगे छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते 19वीं शताब्दी के अंत में तीन साइंटिस्ट आते हैं, तीन वैज्ञानिक आते हैं और तीनों वैज्ञानिक कहाँ के थे? तीनों वैज्ञानिक ब्रिटिश के थे। तीनों वैज्ञानिक कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, यानी कि तीनों वैज्ञानिक कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको हमने क्या कहा? ब्रिटिश वैज्ञानिक कहा। क्या कहा? ब्रिटिश वैज्ञानिक। इन ब्रिटिश वैज्ञानिकों में नाम आता है किसका? इन ब्रिटिश वैज्ञानिकों में नाम आता है, फटाफट देखिएगा, सबको आप जानते हैं, सबको आप जानते हैं। एक का नाम है जे थॉमसन। एक का नाम क्या है? जे थॉमसन। एक का नाम क्या है? जे थॉमसन है। जे थॉमसन है। दूसरे कौन है? दूसरे साहब कौन है? दूसरे साहब हैं यहाँ पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। दूसरे साहब कौन से हैं? अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं। दूसरे साहब कौन से हैं? अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं। और तीसरे कौन से हैं? तीसरे हैं, आपके ध्यान दीजिएगा, तीसरे जो हैं वो कौन है? जे थॉमसन। तीसरे हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड और सॉरी, जे थॉमसन दूसरे हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड और तीसरे कौन से हैं? जेम्स चैडविक। तीसरे कौन से हैं? जेम्स चैडविक हो जाते हैं, जेम्स चैडविक। इस तरीके से आप इन तीनों साइंटिस्ट को देख रहे हैं। 19वीं शताब्दी में तीन ब्रिटिश वैज्ञानिक होते हैं, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक। ये इनके गुरु थे, ये इनके गुरु थे, ऐसे कुछ चल रहा था। तो क्या करते हैं ये तीनों? खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, खोजों से अपनी खोजों द्वारा ये प्रूव कर देते हैं, अपनी खोजों द्वारा क्या प्रूव कर देते हैं? अपनी खोजों द्वारा ये प्रूव कर देते हैं, अपनी खोजों द्वारा ये प्रूव कर देते हैं क्या? अपनी खोजों द्वारा ये प्रूव कर देते हैं कि परमाणु क्या है? परमाणु विभाज्य है, परमाणु को बांटा जा सकता है। परमाणु क्या है? विभाज्य है। परमाणु जो है उसके अंदर भी क्या है? उसके अंदर भी कण है, परमाणु को क्या किया जाएगा? बांटा जा सकता है। परमाणु क्या है? विभाज्य है। परमाणु क्या है? विभाज्य है। परमाणु क्या है? विभाज्य है, यानी कि डिविजिबल है। परमाणु क्या है? विभाज्य है, यानी कि क्या है? डिविजिबल है। देख पा रहे हैं? परमाणु क्या है? विभाज्य है, यानी कि डिविजिबल है। यहां पर आप देखिए कि परमाणु के अंदर दो प्रकार के कण मिलेंगे। परमाणु के अंदर क्या होंगे? दो प्रकार के कण मिलेंगे। परमाणु जो है उसके अंदर दो प्रकार के कण मिलेंगे। जरा उन कणों को आप ध्यान से देखिएगा, कौन कौन से कण हैं। परमाणु के अंदर दो प्रकार के कण मिलेंगे। एक को आप बोलेंगे स्थायी मूल कण। एक को आप क्या बोलेंगे? स्थायी मूल कण बोलेंगे, स्थायी मूल कण बोलेंगे, स्थायी मूल कण। और दूसरे को आप क्या बोलेंगे? स्थायी मूल कण। और दूसरे को आप क्या बोलेंगे? स्थायी मूलकण। और दूसरे को आप क्या बोलेंगे? दूसरे को आप बोलेंगे अस्थायी मूलकण। दूसरे को आप क्या बोलेंगे? दूसरे को आप बोलेंगे अस्थायी मूलकण। अस्थायी मूलकण, अस्थायी मूलकण,
अस्थाई मूल कण। याद रखिएगा कि परमाणु में दो प्रकार के मूल कण मिलेंगे, परमाणु में दो प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलेंगे। एक को आप क्या बोलेंगे, एक को आप बोलेंगे स्थायी मूल कण और दूसरे को आप क्या बोलेंगे, अस्थायी मूल कण। स्थायी मूल कणों की संख्या ऑलवेज आपको ध्यान रखनी कितनी होती है, 3 होती है। स्थायी मूल कणों की संख्या ऑलवेज कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन से आएंगे इसमें, इसमें कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसमें कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी में कौन आएगा, इसी में आएगा प्रोटॉन, इसी में कौन आएगा, प्रोटॉन आएगा। और इसी में कौन आएगा, इसी में आएगा न्यूट्रॉन, इसी में कौन आएगा, न्यूट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन क्या कहलाते हैं, ये परमाणु के स्थायी मूलकण कहलाते हैं। ये परमाणु के क्या कहलाते हैं, स्थायी मूलकण कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन ई, प्रोटॉन पी और न्यूट्रॉन एन हो जाता है। न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, एन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के क्या है, स्थायी मूलकण हैं। ये परमाणु क्या है, स्थायी मूलकण है। परमाणु के स्थायी मूलकण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन हो जाते हैं, न्यूट्रॉन हो जाते हैं। अस्थायी मूलकणों की संख्या निश्चित नहीं है। ये क्या क्या होते हैं, ये होते हैं न्यूट्रिनो, क्या होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं। फिर क्या होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, क्वार्क होते हैं, क्वार्क। फिर कौन होता है, मेसॉन होते हैं, क्वार्क होते हैं। फिर कौन होते हैं, मेसॉन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कई प्रकार के कण और भी मिलते हैं। तो आपसे यहां से एक प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा परमाणु का स्थायी मूल कण नहीं है, तो इन तीनों में आप देख लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद जो भी बचेगा वो स्थायी मूल कण नहीं है। बहुत ही सिंपल सा है। परमाणु में आप देखेंगे कि स्थायी मूल कण कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और कौन है, न्यूट्रॉन है। इसके अलावा जो कुछ ही बचेगा किस में आ जाएगा, अस्थायी मूल कण में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अस्थायी मूल कण में आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। तो परमाणु में स्थायी मूल कण कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं को हमें देखना होता है, इन्हीं को हमें समझना होता है। तो आप देखेंगे इनकी खोज के बारे में एक छोटी सी क्या है, एक छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, ईंट पर नाच। कौन सी ट्रिक है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ये छोटी सी ट्रिक है, इससे आप क्या करेंगे, इससे आप याद रख सकते हैं कि इनमें किसने किसकी खोज करी है ना। ईंट पर नाच एक ट्रिक है, ईंट पर नाच, ठीक है ना, ईंट पर नाच। अब देखने में तो ये क्या लग रहा है कि पता नहीं ईंट पर कैसे नाचेगा, लेकिन इसका मीनिंग जो है उसको अभी आप समझ जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। ईंट पर नाच ये ट्रिक है, ठीक है। किसकी है, देखो ई फॉर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ई फॉर क्या है, ई फॉर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला उसके साथ जुड़ा हुआ है, टी से हो जाएगा जे जे थॉमसन। क्या हो जाएगा, जे जे थॉमसन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन हो जाएंगे, जे जे थॉमसन हो जाएंगे, जे जे थॉमसन हो जाएंगे, ठीक है, जे जे थॉमसन हो जाएंगे। पास से क्या है, पास से है प्रोटॉन, पास से क्या है, पास से है प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज करने वाले पी से, पास से प्रोटॉन है और आर से क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा रदरफोर्ड, आर से क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। कितनी बार तो इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की। ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। और ना से क्या हो जाता है, ना से हो जाता है न्यूट्रॉन, ना से क्या हो जाता है, ना से हो जाता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे, जेम्स चैडविक। चेफ और क्या हो जाएगा, चैडविक। अभी नाम लिए थे ना इनका, अभी नाम लिए थे ना इनका। ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब खोजकर्ता हो जाते हैं, लास्ट वाले खोजकर्ता हैं। जैसे कि जे जे थॉमसन हो गए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड हो गए, और ये क्या हो गए, ये हो गए जेम्स चैडविक। ये क्या हो जाएंगे, जेम्स चैडविक हो जाएंगे। तो खोजकर्ता आसानी से आपने बता दिया। अब इसमें थोड़ा एक बार आप कणों को देख लो। जैसे कि हम लोग सबसे पहले किसकी बात करें, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर लें। किसकी बात कर लें, इलेक्ट्रॉन की बात कर लें। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ई। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है, ई है। सुन रहे हो, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है, ई है। और यदि खोजकर्ता की बात करें तो सबसे पहले इनमें से खोज, जैसे जैसे लिखा है ना ईंट पर नाच, पहले इलेक्ट्रॉन खोजा गया, फिर प्रोटॉन खोजा गया, फिर कौन खोजा गया, न्यूट्रॉन। खोजकर्ता इसके कौन है, तो याद रखिएगा जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन सबसे पहले इसी की खोज की गई, जे जे थॉमसन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ये कैसा कण है,
पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है ये कैसा कण है, ये कण है ऋणावेशित कण। कैसा कण है, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋणावेशित कण है, यानी कि इस पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। और चार्ज कितना है, आवेश की मात्रा कितनी, आवेश कितना है, तो इस पर आवेश से ध्यान रखिएगा, इस पर जो आवेश है वो कितना है, आवेश यानी कि इस पर चार्ज कितना है, तो याद रखिएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। और ध्यान देंगे कि इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान मास कितना है, तो द्रव्यमान है इसका 9.1 गुणे 10 टू द पावर माइनस 31, 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये इसका हो जाता है द्रव्यमान, ये इसका क्या हो जाता है, द्रव्यमान हो जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, फटाफट बताइए, इलेक्ट्रॉन के बारे में इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात जब आपको समझ में आ गई है तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन की, सॉरी अब हम लोग किसकी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के बाद फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन के बाद यहाँ पर है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद यहाँ पर कौन है, प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल क्या होगा, प्रोटॉन का सिंबल होगा P। प्रोटॉन का सिंबल क्या होगा, प्रोटॉन का सिंबल होगा P। ठीक है, प्रोटॉन का सिंबल क्या होगा, प्रोटॉन का सिंबल होगा P। इसकी खोज करने वाले कौन, तो खोजकर्ता अभी आपने देखा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। खोजकर्ता कौन कर रहा है, खोज कौन कर रहा है इसकी, खोजकर्ता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। खोजकर्ता जो है इसके कौन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, खोजकर्ता कौन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा धनावेशित कण, यहाँ पर कौन आ जाएगा, धनावेशित कण आ जाएगा। ठीक है, जो प्रोटॉन है ये कैसा कण है, धनावेशित कण है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस पे उतना ही चार्ज है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर है, लेकिन ये कैसा है, पॉजिटिव है ना। आवेश कितना है इस पर, चार्ज कितना है, आवेश है इस पर 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। आगे क्या है, कूलॉम है, आगे क्या है, कूलॉम है। ठीक है, आगे क्या है, कूलॉम है। और यदि बात करें हम लोग किसकी, द्रव्यमान की, यदि हम लोग किसकी बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो द्रव्यमान में आप किसका नाम ले लेंगे, द्रव्यमान में आप, सॉरी द्रव्यमान में आप कितनी वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू लेंगे 1.67, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, 10 टू द पावर माइनस 27 हो जाएगी, 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम हो जाएगी, केजी हो जाएगी। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम हो जाएगी, केजी हो जाएगी। बोलो क्या बात क्लियर है इतनी, फटाफट देखो क्या इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब इसी लगे हाथों हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, लगे हाथों हम लोग बात कर लें किसकी, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन की, किसकी बात करेंगे, न्यूट्रॉन की बात करेंगे। आइए न्यूट्रॉन को देख लेते हैं। न्यूट्रॉन का जो सिंबल है वो कैसे रहेगा, एन से रहेगा। न्यूट्रॉन का सिंबल कैसे रहेगा, एन से रहेगा। न्यूट्रॉन का सिंबल कैसे रहेगा, एन से रहेगा। क्लियर है, न्यूट्रॉन का सिंबल कैसे रहेगा, एन से रहेगा। इसकी खोज करने वाले कौन रहेंगे, खोजकर्ता कौन रहेंगे,
खोजकर्ता कौन रहेंगे? तो खोजकर्ता रहेंगे जेम्स चैडविक। कौन रहेंगे? जेम्स चैडविक रहेंगे, जेम्स चैडविक रहेंगे। और देखिएगा जेम्स चैडविक हो गए। और क्या रहेगा इसमें खास, और क्या है? ये जो न्यूट्रॉन है इस पर ये कोई आवेश नहीं है, यानी कि शून्य आवेश। ये क्या होता है? ये उदासीन होता है, शून्य आवेश, उदासीन कण है, शून्य आवेश है, यानी कि एक ऐसा कण है, उदासीन कण है, शून्य कण, शून्य आवेश है, यानी कैसा कण है? उदासीन कण है। इस पर कोई चार्ज ना होने के कारण ये न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है इस पर। ये शून्य कण, शून्य आवेश होने के कारण उदासीन कण है। और लास्ट में आप क्या करेंगे? लास्ट में आप बात करेंगे किसकी? द्रव्यमान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? द्रव्यमान की बात करेंगे। द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान जो है ये क्या है? ये है 1.67 into 10 to the power 1.67 into 10 to the power minus 19, 10 to the power minus 19, नहीं द्रव्यमान है ना, -27 kg, -27 kg हो जाएगा, 27 kg हो जाएगा। बोलो क्लियर है बच्चे? बोलो क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? जब इन तीनों को आपने पढ़ लिया, जब इन तीनों को आपने पढ़ लिया, तो इन तीनों को पढ़ने के बाद क्या क्या आपने कंक्लूजन निकाला, यानी कि नोट क्या क्या आपको ध्यान रखना है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि ये ऋणावेशित कण है, ये धनावेशित कण है, और इस पर कोई आवेश न होने के कारण ये क्या है? उदासीन है। सबसे पहले देखिए द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -13, 10 की पावर -13 है, जबकि ये 10 की पावर -27 और 10 की पावर -27 है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर कि, यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि सबसे हल्का, सबसे हल्का मूलभूत, सबसे हल्का स्थायी मूलकण कौन सा है? सबसे हल्का, सबसे हल्का स्थायी मूलकण, सबसे हल्का स्थायी मूलकण कौन सा है? जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे हल्का स्थायी मूलकण, सबसे हल्का स्थायी मूलकण कौन सा है? फटाफट देख लो ध्यान से। सबसे हल्का स्थायी मूलकण कौन सा है? तो ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन। ये कौन हो जाता है? आपका इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दिए होंगे, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वही प्रोटॉन पर चार्ज है ना? इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश है। और लास्ट में देखिएगा जितना द्रव्यमान प्रोटॉन का है 1.67 × 10 to the power -27, उतना ही द्रव्यमान किसका? न्यूट्रॉन का है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्रोटॉन एवं प्रोटॉन का, प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा? प्रोटॉन का द्रव्यमान ये बराबर हो जाएगा किसके? ये बराबर हो जाएगा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या कर हो जाएगा? प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रही है बात? प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा? न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। ये है आपका पॉइंट नंबर 2। ये दोनों से आपको काफी हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब परमाणु को देखते हैं। परमाणु को आपने कहा कि परमाणु में 3 स्थायी मूलकण हैं, 3 स्थायी मूलकण हैं। इन मूल कणों को जब आप देखेंगे तो ये किस तरीके से आपको समझ में आएंगे? ये देखिए क्या होगा कि, चाहे उसको और छोटा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये है परमाणु। ये क्या है? परमाणु है। ये आपको क्या दिख रहा है? ये परमाणु दिख रहा है।
परमाणु, ठीक है। परमाणु में जो 3 स्थायी मूलकण होंगे उनकी आप अलग अलग लोकेशन बता दीजिए कहाँ पर है। तो ये परमाणु के अंदर एक गोल संरचना है, परमाणु के अंदर ये क्या है, गोल संरचना है, इसको आप नाभिक कहते हैं। और नाभिक में कौन होता है, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन होता है, नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन एवं कौन होगा, न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन और कौन होगा, न्यूट्रॉन होगा। नाभिक के अंदर कौन होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर है बच्चे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक के चारों ओर क्या बनी होती हैं, कक्षाएं बनी होती हैं। नाभिक के चारों ओर क्या बनी होती हैं, कक्षाएं बनी होती हैं। इन कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहा होता है, इन कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। इन कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। इन कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। ये कक्षाएं कहें या फिर ऑर्बिट्स कहें, ये क्या हैं, ये कक्षाएं हैं या फिर क्या कहें, ऑर्बिट्स कहें। कक्षाएं या फिर क्या कहेंगे, ऑर्बिट्स कह देंगे, ठीक है। कक्षाएं यानी कि इनको क्या कह देंगे, ऑर्बिट्स कह देंगे। बोलो क्लियर है बच्चे, बोलो क्लियर है। कक्षाएं या फिर क्या कहेंगे, ऑर्बिट्स कहेंगे। कक्षाएं कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, इनको ऑर्बिट्स कह देंगे। बोलो क्लियर हो रही है बात, टेल मी, क्या इतनी बात क्लियर है सबको, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। ये क्या हो जाता है, ये जो बीच की संरचना है, ये जो बीच वाली संरचना है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं नाभिक। इसको आप क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, नाभिक। यानी कि इसको आप बोलते हैं न्यूक्लियस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। नाभिक बोलते हैं या क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। जब आप नाभिक को देखोगे तो नाभिक के अंदर क्या है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जबकि परमाणु में क्या है, नाभिक के साथ साथ क्या है, कक्षाएं हैं, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक के अंदर क्या है, नाभिक के अंदर कक्षाएं, नाभिक में न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जबकि नाभिक के चारों ओर कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर हो रही है बात, समझ पा रहे हैं। अब देखो, नाभिक की बात यदि हम लोग करें, किसकी बात करें, हम लोग नाभिक की बात करें, नाभिक की, तो नाभिक में ध्यान दीजिएगा कि नाभिक में कौन कौन है, नाभिक में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है, प्रोटॉन है और कौन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कैसे होते हैं, धनावेशित कण होते हैं। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन शून्य आवेश होता है, मतलब उदासीन होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नाभिक जो है ये कैसा हो जाता है, नाभिक हो जाता है धनावेशित। नाभिक कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। धनावेशित क्यों हो जाएगा, धनावेशित भाग या धनावेशित क्यों हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉनों में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में शून्य आवेश होता है। फिर बात है नाभिक की खोज। नाभिक की खोज किसने की, नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई, नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो नाभिक की खोज की गई थी, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा की गई थी। नाभिक की खोज करने वाले कौन थे, ये थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कौन थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जिस एक्सपेरिमेंट से नाभिक की खोज की थी उसका नाम क्या था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जिस एक्सपेरिमेंट से नाभिक की खोज की थी उसका नाम था अल्फा। नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जिस एक्सपेरिमेंट से की थी उसका नाम था अल्फा कण प्रकीर्णन। क्या नाम था, अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन, ठीक है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, इसको आप बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, इसको आप क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। नाभिक के अंदर उपस्थित, नाभिक के अंदर उपस्थित, नाभिक के अंदर उपस्थित, नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया जाता है, सम्मिलित रूप से नाम दिया, नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से आप बोलते हैं न्यूक्लियॉन। सम्मिलित रूप से आप क्या बोलते हैं, सम्मिलित रूप से आप बोलते हैं न्यूक्लियॉन।
क्लियर है बच्चे? सम्मिलित रूप से आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। न्यूक्लियॉन का मतलब हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ बोलना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ बोलना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ मिलकर क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है न्यूक्लियॉन। ठीक है, अब यहाँ पर नाभिक तो धनावेशित हो गया, लेकिन नाभिक के मतलब परमाणु को यदि आप देखेंगे, किसको देखेंगे? परमाणु को देखेंगे तो परमाणु में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और कौन होगा? न्यूट्रॉन होगा। परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही कौन होती है? उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। उतने ही कौन होते हैं? उतना ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा क्या रहती है? प्रोटॉनों की संख्या हमेशा समान रहती है। इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। क्या ध्यान रहेगा? इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या क्या रहेगी? निश्चित रहेगी। बोलो फटाफट। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर रहेगी ना। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या रहेगी उतनी किसकी रहेगी? प्रोटॉनों की संख्या रहेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉनों पर जितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश होता है उतना ही किस पर होता है? प्रोटॉनों पर भी आवेश होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव आवेश, नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉनों पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां से आप क्या कहोगे कि परमाणु नाभिक में तो धनावेशित, नाभिक जो है धनावेशित है, लेकिन जो परमाणु है इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसलिए परमाणु कैसा परमाणु कैसा हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा उदासीन। परमाणु कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, क्योंकि परमाणु के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा? उतना ही प्रोटॉन होगा। परमाणु के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा। यानी कि जितना धनावेशित होता है भाग उतना ही ऋणावेशित भाग होता है। अतः परमाणु क्या हो गया? उदासीन हो गया। अतः परमाणु क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो इतनी बात क्लियर हो जाएगी? फटाफट आप लोग आंसर करिए। क्या इतनी बात क्लियर हो जाएगी? जल्दी से आप लोग आंसर करिए फटाफट, मेक इट फास्ट बच्चा। जल्दी से बताइए क्या इतनी बात क्लियर हो जाएगी? इतनी बात क्लियर हो जाएगी? फटाफट बता दीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं आएगी ना? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ऐसे कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए, ऐसे एक्स जेड और ए, इस तरीके से आप देखिए एक्स जेड ए, ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाए एक्स जेड ए, है ना, एक्स जेड ए, या फिर कैसे मिल जाए? ऐसे मिल जाए एक्स जेड ए, ठीक है। ए ऑलवेज क्या होगा? ए ऑलवेज जेड से बड़ा होगा। ए ऑलवेज क्या होगा? जेड से बड़ा होगा, ये ध्यान रखिएगा। जिसको भी आप बड़ा देख रहे हैं, जिसको भी आप बड़ा देखे हैं वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिसको भी आपने बड़ा देखा है वो क्या हो जाएगा? वो ए हो जाएगा, ए, ठीक है। जिसको भी आपने बड़ा देखा है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर जेड को हम लोग क्या कहते हैं? जेड को हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। जेड को हम लोग क्या बोलते हैं? जेड को हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक बोलते हैं, एटॉमिक परमाणु क्रमांक, यानी कि इसको आप क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोल देते हैं, परमाणु क्रमांक। और ए को आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं परमाणु भार। इसको आप क्या बोल देते हैं? परमाणु भार बोल देते हैं। जो बड़ा होगा वो परमाणु भार है, जो कम होगा वो परमाणु क्रमांक है। और x क्या है? ये तत्व का संकेत है। ये क्या है? तत्व का संकेत है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? तत्व का संकेत है। समझ पा रहे हैं? ये तत्व का क्या है? ये तत्व का संकेत है। ये क्या है? तत्व का संकेत है। बोलो क्लियर हो रही है बात? फटाफट देखो कितनी बात क्लियर हो रही है कि ऐसे यदि कुछ लिखा हुआ है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो ये तत्व का संकेत है जो लिखा हुआ है बीच में। ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो वो बनता है परमाणु भार, और जो वैल्यू कम हो क्या बनता है? परमाणु क्रमांक बनता है, ए ग्रेटर देन जेड। इसमें दो नाम आए हैं, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। इन दोनों को देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक को परमाणु क्रमांक को आप और क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक को आप कहते हैं
परमाणु क्रमांक को और क्या कहते हैं, परमाणु संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। परमाणु क्रमांक को आप क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। इसको आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या ये क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप कहेंगे किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में उपस्थित, ये क्या है, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, 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 किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही आप क्या कहते हैं, उसका परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या कहते हैं। इसको आप परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को आपने किससे डिनोट किया था अभी, अब बताओ, अभी आपने इसको किससे डिनोट किया था, इसको डिनोट करते हैं जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित। जेड से क्या करते हैं, प्रदर्शित, है ना, जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। अब आप ये भी जानते हो कि परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतने क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। प्रोटॉनों की संख्या ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा, और ये उतना ही रहेगा जितना क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम किसी का परमाणु क्रमांक देखकर, हम किसी का परमाणु क्रमांक देखकर उसमें प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं। हम किसी का परमाणु क्रमांक देखकर उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बता सकते हैं। बोलो बच्चे, क्लियर है कि नहीं, टेल मी, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही आप कह रहे हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कह देते हैं। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट पर आ जाओ। दूसरा आपने जो देखा था वो क्या था, दूसरा जो आपने देखा था वो था परमाणु भार। दूसरा जो आपने देखा था वो क्या था, दूसरा जो आपने देखा था वो क्या था, परमाणु भार था। क्या था, परमाणु भार, या फिर आप इसी को क्या बोलते हैं, इसी को आप बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। इसी को आप क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। क्लियर हो रही बात, बोलो फटाफट। परमाणु भार या फिर क्या बोलते हो, द्रव्यमान संख्या, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं मास नंबर या एटॉमिक वेट, है ना, एटॉमिक वेट या मास नंबर। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, मास नंबर। मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार या फिर मास नंबर बोलते हैं। किससे प्रदर्शित करते हो इसको, इसको किससे प्रदर्शित किया था अभी आपने, अभी आपने इसको ए से प्रदर्शित किया था। किससे प्रदर्शित करते हो, आप इसको ए से प्रदर्शित करते हो। किससे प्रदर्शित करते हो, ए से प्रदर्शित, ए से प्रदर्शित, ठीक है। ए से प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो मास नंबर या फिर परमाणु भार है यानी कि एटॉमिक वेट है, ये क्या है, किसी परमाणु के, सिंपली लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों
न्यूट्रॉनों की संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। आपने इसे कहा कि ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? P प्लस एन। क्या हो जाएगा? P प्लस एन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखो जरा आप। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखो, जैसे आ गया ऐसे, ये सब लिख पढ़ने के बाद ये आ गया कि आप ये बताइए 92 यूरेनियम 235 में, 92 यूरेनियम 235 में 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या फिर क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या, या फिर आप कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या, या क्या कह सकते हैं? फिर आप दूसरा बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और फिर आप क्या बोलेंगे? फिर आप बोलेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। बताइए, फटाफट आप लोग आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए, बिना किसी देरी के आप लोग आंसर करिए। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट बता दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए, जल्दी 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 आंसर कर दीजिए। जल्दी जल्दी बच्चे आंसर कर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे, आंसर कर देंगे, ठीक है? कर दिया आंसर? चलो, बहुत आसानी से आप कर दोगे। यहाँ पर बताओ कि U जो है, ये बीच में जो है, ये क्या है? तत्व का सिंबल है। तत्व कौन सा हो जाता है? यूरेनियम हो जाता है। आपको ऐसे पहचानना भी आना चाहिए, यूरेनियम, ठीक है? यूरेनियम हो जाएगा। जो वैल्यू बड़ी है, अब 235 और 92 में वैल्यू जो बड़ी है वो कौन सी है? 235 है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या परमाणु भार। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार या फिर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। सुन रहे हो ना? द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। इसी को तो आप बोल देंगे परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या बोल देंगे। और जो 92 है, ये क्या है? ये है आपका परमाणु क्रमांक। ये क्या है? ये क्या है? ये है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ठीक है? ये है आपका परमाणु क्रमांक। ये हो गया जेड, ये परमाणु क्रमांक जेड हो गया। ये हो गया ए। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी आई? जेड की वैल्यू आई 92। अब आप जानते हो कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है। परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉनों की संख्या होती है, कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने किसकी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। 92 हो गई, ठीक है? और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? 235 माइनस 92 करके, 235 माइनस 92 करके निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 143 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 143 हो जाएगा, 143 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रही है कि नहीं बात? बोलो क्लियर हो रही है कि नहीं बात? 143 हो जाएगा। 235 माइनस 92 कितना हो जाएगा? 143 हो जाएगा। 235 माइनस 92 कितना हो जाएगा? 143 हो जाएगा। 5 में से 2 गए 3, और 23 में से 9 गया, 23 में से 9 गया, क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 23 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान वाली बातें। ये हो गई आपकी परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान वाली बातें हो जाएंगी, ठीक है? तो बोलो, बात समझ में आई?
तो आई होप कि आपने इतनी बातों को समझा होगा। आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, घबराना नहीं है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ते चलिए, उतने से आपका क्या हो जाना है, काम हो जाना है, उतने से आपका क्या हो जाना है, काम हो जाना है। ठीक है, समझ गए हो? इतनी बात समझ गए हो? बोलो फटाफट। इतनी बातें समझ गए हो तो अच्छे से आप बता दो कि हाँ सर क्लियर हो गया है। इतनी बातें आपने समझ ली तो आप समझ लीजिए कि एक नंबर कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ये कई बार पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं इसी तरीके से। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, और सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।